आप देख रहे हैं जोहार झारखंड और आपके साथ मैं हूं विवेक। झारखंड विधानसभा के विशेष सत्र का आज दूसरा दिन है। स्पीकर के चयन के बाद आज राज्यपाल का अभिभाषण होगा और इसके बाद सीएम हेमंत सोरेन अनुपूरक बजट पेश करेंगे। सरकार की तरफ से अनुपूरक बजट के 2000 करोड़ रुपए होने का अनुमान है और इसमें वेतन भत्ता के अलावा केंद्र प्रायोजित योजनाओं के लिए पैसों का प्रावधान किए जाने का अनुमान है। तो विधानसभा का विशेष सत्र आज स्पीकर का होगा चयन और स्पीकर के चयन के बाद जो प्रक्रियाएं हैं, राज्यपाल का अभिभाषण होना है और इसके अलावा अनुपूरक बजट भी पेश होगा। तो इसके अलावा जो एसीएफ से ली गई अग्रिम करीब 500 करोड़ रुपए की भरपाई के लिए पैसों का प्रावधान किए जाने का भी अनुमान है। तो आज विधानसभा का विशेष सत्र और इस सत्र में कई चीजें अहम हैं और सत्र की शुरुआत होगी। आज स्पीकर का चयन होगा, इनके नाम पर मुहर लग चुकी है और इसके बाद राज्यपाल का अभिभाषण। तो पांचवीं झारखंड विधानसभा के विशेष सत्र के पहले दिन यह तय हो गया कि जेएमएम विधायक रविंद्रनाथ महतो झारखंड विधानसभा के अगले अध्यक्ष होंगे, जिसकी घोषणा आज की जाएगी। मैं रविंद्रनाथ महतो ईश्वर की शपथ लेता हूं, भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगा। रविंद्रनाथ महतो नाला विधानसभा सीट से जेएमएम विधायक अब झारखंड विधानसभा के अगले अध्यक्ष होंगे। सत्ता पक्ष की ओर से रविंद्रनाथ महतो ने नामांकन दाखिल किया, जबकि विपक्ष की ओर से स्पीकर पद के लिए किसी ने नॉमिनेशन नहीं किया। यानी रविंद्रनाथ महतो के स्पीकर चुने जाने की सिर्फ औपचारिक घोषणा बाकी है। विधानसभा अध्यक्ष का भी नामांकन हुआ है, जिसमें रविंद्रनाथ महतो जी को नामित किया गया है। उनका नामांकन और पर्चा भरा गया। कल विधिवत रूप से उनका भी शपथ ग्रहण होगा। 60 साल के रविंद्रनाथ महतो नाला के मजलाडीह के रहने वाले हैं, जो सहज, सुलभ और मृदुभाषी स्वभाव के माने जाते हैं और नाला विधानसभा क्षेत्र से तीसरी बार जेएमएम विधायक बने हैं। 2005, 2014 और 2019 में रविंद्रनाथ महतो ने नाला सीट पर जेएमएम का परचम लहराया, लेकिन 2009 में वो सत्यानंद झा से चुनाव हार गए थे। रविंद्र महतो की छवि बेदाग और एक कुशल राजनीतिज्ञ की रही है और इन्हें हिंदी, अंग्रेजी, संथाली, उड़िया, भोजपुरी, खोटा समेत 9 भाषाओं का ज्ञान है। विधानसभा अध्यक्ष के लिए नामांकन के बाद रविंद्रनाथ महतो ने कहा कि जो जिम्मेदारी दी गई है उसे सही तरीके से निभाऊंगा और सबके सहयोग से सदन को चलाया जाएगा। मिलने के बाद निश्चित रूप से उसका निर्वहन किया जाता है और मेरा विश्वास है और उम्मीद है कि जो भी जिम्मेदारी मिले उसको सही ढंग से निर्वहन करूंगा। हालांकि रविंद्रनाथ महतो के सामने चुनौतियां बहुत हैं। देखना होगा अपनी साफ सुथरी छवि के साथ वो अगले 5 सालों तक सदन की कार्यवाही को सुचारू रूप से चलाने में कितने सफल हो पाते हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। तो जामताड़ा के नाला के जेएमएम विधायक रविंद्रनाथ महतो झारखंड विधानसभा के नए अध्यक्ष होंगे। यह खबर मिलते ही महतो के पैतृक गांव मजलाडीह में खुशी की लहर दौड़ पड़ी। ग्रामीणों ने एक दूसरे को मिठाई खिलाकर खुशी मनाई। ग्रामीण परिवेश से झारखंड विधानसभा के अध्यक्ष की कुर्सी तक पहुंचना बेहद संघर्ष भरा रहा। स्थानीय ग्रामीणों ने स्पीकर के तौर पर उनसे बेहद अच्छे प्रदर्शन की उम्मीद जताई है। होगा बच्चा का प्रोग्रेस देखते हैं, वही तो खुशी की बात है। हमको कैसे लगता है एक मास्टर का बेटा इतना हाँ। तो बहुत खुशी का दिन है। इतना बड़ा पद पर आसीन हुए, वो हमारे गुरुजी के प्रति बहुत गुरुजी के बहुत कृपा दृष्टि थे और आज उतना बड़ा पद को सुशोभित करेंगे। इसके लिए माननीय हेमंत सोरेन जी को भी धन्यवाद देते हैं। हम नाला विधानसभा के सारे लोग अपने को गौरवान्वित महसूस कर रहे हैं। साथ ही साथ उन पिता और माता को भी धन्यवाद देना चाहते हैं जिन्होंने ऐसे पुत्र को जन्म दिया। और मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के दुमका सीट से इस्तीफे के ऐलान के बाद ही दुमका में उपचुनाव की चर्चा शुरू हो गई है और इस बात के कयास लगने शुरू हो गए हैं कि सीट पर जेएमएम का अगला उम्मीदवार कौन होगा।
कल्पना सोरेन के भी सियासत में एंट्री की अटकलें तेज हो गई हैं। क्योंकि संवैधानिक प्रक्रिया के तहत मुझे एक सीट त्यागना था, भोगनाडी बरहेट को चुना है और हमने दुमका विधानसभा चुनाव को छोड़ा है। हेमंत के इस्तीफे की घोषणा के साथ ही दुमका सीट पर उपचुनाव को लेकर सियासी चर्चाओं का बाजार गर्म हो गया है। जेएमएम इस सीट पर किसे अपना उम्मीदवार बनाएगी, इस पर अभी तो सस्पेंस है, लेकिन शिबू सोरेन परिवार के ही दो नाम इस रेस में सबसे आगे बताए जा रहे हैं। पहला नाम है हेमंत सोरेन की पत्नी कल्पना सोरेन और दूसरा नाम है हेमंत सोरेन के छोटे भाई बसंत सोरेन। कल्पना सोरेन और बसंत सोरेन में कल्पना की दावेदारी सबसे मजबूत मानी जा रही है। सीएम हेमंत की पत्नी और शिबू सोरेन की बहू को वैसे तो सक्रिय राजनीति में हिस्सा लेते हुए कम ही देखा जाता है, लेकिन उनकी राजनीतिक घटनाओं में दिलचस्पी कम नहीं है। चुनाव में जीत हो या हो हार या फिर परिवार की जिम्मेदारी ही क्यों ना हो, वो हमेशा हेमंत के साथ कदम ताल करती नजर आती हैं। ऐसा माना जाता है कि कल्पना का रुझान महिला विकास जैसे कार्यक्रमों में भी है, जिसमें वो बढ़ चढ़कर हिस्सा लेती हैं। जेएमएम के दूसरे दावेदार बसंत सोरेन का ताल्लुक भी हेमंत और शिबू सोरेन परिवार से ही है। हेमंत के छोटे भाई बसंत भी राजनीतिक महत्वाकांक्षा रखते हैं। वे 2016 में राज्यसभा चुनाव लड़े थे, लेकिन हार गए। उसके बाद 2019 में भी दुमका सीट से बसंत के नाम की चर्चा थी, लेकिन हेमंत के चुनाव लड़ने के कारण उनका पत्ता कट गया। अब जब हेमंत ने इस सीट से इस्तीफा दे दिया है तो उनकी दावेदारी पर भी कयास लगाए जा रहे हैं। बहरहाल दुमका के दोनों दावेदारों के शिबू परिवार से ही ताल्लुक रखने के कारण किसका दावा कितना मजबूत है, अभी ये कहना जल्दीबाजी होगा। थोड़े इंतजार के बाद ही ये पता चलेगा कि उपचुनाव में जेएमएम किसे अपना उम्मीदवार बनाती है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज 18। तो हेमंत सोरेन के दुमका सीट छोड़े जाने पर झारखंड मुक्ति मोर्चा ने सफाई दी है। पार्टी ने कहा है कि बरहेट पिछड़ा इलाका है, लिहाजा उसके विकास के लिए मुख्यमंत्री ने बरहेट सीट का प्रतिनिधित्व करने का फैसला लिया है। वहीं पूर्व मंत्री लुइस ब्रांडी ने कहा कि पूरे घटनाक्रम पर पार्टी की नजर है, उपचुनाव को लेकर उचित फैसला लेगी। बरहेट से एक नाता जुड़ा है और वहाँ के लोगों को निराश करने की जरूरत नहीं थी। यहाँ के लोग तो हमारे बहुत नज़दीक हैं। यहाँ बहुत से लोग हमारे ऐसे हैं जो कि वो राजधानी में रह करके उनकी सेवा करते हैं जनता का, और बरहेट के लोग थोड़ा सा इंटीरियर पड़ जाता है, तो वहाँ के लोगों का प्रतिनिधित्व करके वहाँ की समस्याओं का समाधान, वहाँ का विकास, सारी बात करने का मौका उनको मिलना चाहिए। इसलिए हम लोग दुमका की सीट पर पुनः चुनाव लड़ेंगे और भारी मत से जीतेंगे। भारतीय जनता पार्टी हमारा एक संगठन है, हमारा पार्टी है, हमारे अभिभावक सभी लोग हैं, सभी लोग इस चीज़ों को देख रहे हैं। और रांची में मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की आवाज पर गठबंधन की संयुक्त बैठक हुई है, जिसमें विधानसभा के सत्र को लेकर रणनीति पर चर्चा हुई। मुख्यमंत्री की अध्यक्षता में हुई बैठक में कई अन्य मुद्दों पर भी बैठक हुई। हालांकि बैठक की बातों को मीडिया में बताने से ज्यादातर विधायक बचते दिखे, लेकिन कांग्रेस विधायक अंबा प्रसाद ने कहा कि पूर्व की सरकार ने झारखंड को कर्ज में डुबोया है, जिसे लेकर सीएम हेमंत सोरेन ने चिंता जताई। बैठक में झारखंड को कर्ज से निकालने पर मंथन हुआ। कुछ नहीं, कल नया प्रोटेम स्पीकर जो हैं आज शपथ हम लोग को दिलाए हैं। कल हम लोग का स्पीकर का चयन होगा और उसके बाद फिर महामहिम राज्यपाल का अभिभाषण भी होगा, अनुपूरक बजट का भी बात है। तो कल हम, मुझे नहीं लग रहा कोई खास कोई बिजनेस है ना कुछ ये बैठक, ये मिलने की मीटिंग थी, मीटिंग फॉर मीटिंग पीपुल, है ना। ये कोई बात के लिए नहीं, कोई एजेंडा नहीं था। माननीय मुख्यमंत्री जी बहुत चिंतन कर रहे थे और काफ़ी चिंतित थे कि जिस तरह से बीजेपी ने जिस हालत में झारखंड को छोड़ा है, वो कह रहे थे कि हमारे ऊपर कर्ज बहुत ज़्यादा है। तो इस चीज़ पे वो काफ़ी चिंतित थे और हम सब उस पर ही बात कर रहे थे। और सीएम पद की शपथ लेने के साथ ही हेमंत सोरेन एक्शन में है और समस्या की शिकायत कहीं से मिल रही है तो उसका तत्काल समाधान किया जा रहा है। सोशल मीडिया पर सीएम हेमंत सोरेन की तस्वीर संवेदनशील सीएम के तौर पर उभरकर सामने आ रही है। मैं मुख्यमंत्री की तरह नहीं, बल्कि एक बेटा, भाई और दोस्त की तरह काम करूंगा। ये झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन का बयान है।
जनता के करीब, जनता से जुड़े और जनता के दिलों में अपनी जगह बनाने की ये सिर्फ हेमंत सोरेन की कोशिश नहीं, बल्कि वो खुद को इस बयान पर खरा उतार रहे हैं। 29 दिसंबर को शपथ ग्रहण के बाद से ही हेमंत सोरेन के लिए गए फैसले इसकी बानगी पेश कर रहे हैं। हेमंत सोरेन भावुक हैं और यही वजह है कि उनमें संवेदनशीलता साफ साफ झलकती है। झारखंड के संवेदनशील सीएम हेमंत सोरेन के एक्शन की कहानी बताने से पहले आपको एक तस्वीर से रूबरू कराते हैं जो उनके पार्टी के कार्यकारी अध्यक्ष बनने के दौरान की है। पार्टी ने जब हेमंत सोरेन को कार्यकारी अध्यक्ष चुना तो हेमंत सोरेन इस कदर भावुक हो उठे कि उनके चेहरे पर साफ साफ उनकी भावुकता झलक आई। झारखंड की एक ही जनता पर सीएम हेमंत सोरेन नजर रख रहे हैं और शायद यही वजह है कि उनकी तकलीफ की जानकारी उन तक जैसे ही पहुंचती है वो उस तकलीफ को दूर करने में रत्ती भर भी देर नहीं करते। अखबार में 5 जनवरी 2020 को खबर छपी कि चाईबासा में 2 अनाथ बच्ची को चाइल्ड लाइन की देखरेख में सदर अस्पताल में रखा गया है, जहां उसे खाने में सिर्फ भात दी जा रही है। खबर पर नजर पड़ते ही हेमंत सोरेन ने अपने आधिकारिक ट्विटर हैंडल से चाईबासा डीसी को तत्काल इस मामले की जांच कर कार्रवाई के निर्देश दिए और फिर चाईबासा डीसी ने सीएम के आदेश पाकर जांच की और रसोइया को निलंबित कर दिया। सोशल मीडिया पर सीएम के एक्शन की कहानी बस एक नहीं है बल्कि कई हैं। बासुकीनाथ में करंट की चपेट में आने से पुरोहित की हुई मौत पर भी सीएम हेमंत सोरेन ने तत्काल एक्शन लेते हुए पुरोहित के भाई को सरकारी नौकरी और 2 लाख की आर्थिक सहायता मुहैया कराई। कोडरमा के डोमचांच से एक पत्र सोशल मीडिया के माध्यम से सीएम हेमंत सोरेन को प्राप्त हुआ, जिसमें पानी की किल्लत के बारे में शिकायत लिखी थी। सीएम हेमंत सोरेन ने फौरन इस मामले पर संज्ञान लिया और कोडरमा डीसी को जल्द से जल्द समस्या को निपटाने का निर्देश दिया। जमीन से जुड़े नेता की एक और सादगी देखिए। ये तस्वीर छिन्नमस्तिका मंदिर प्रांगण की है, जहां सीएम हेमंत सोरेन पहुंचे थे। मंदिर में जाने के लिए हेमंत सोरेन जूते उतार लिए और जब उन्हें पता चला कि गार्ड ऑफ ऑनर देने के लिए पुलिसकर्मी उनका इंतजार कर रहे हैं, हल्की हल्की बूंदाबांदी हो रही थी, ऐसे में सीएम हेमंत सोरेन चप्पल में ही गार्ड ऑफ ऑनर लेने चले गए और जब तस्वीरें वायरल हुई तो कईयों ने चप्पल में गार्ड ऑफ ऑनर लेने पर सवाल खड़े किए। सीएम हेमंत सोरेन ने जब सोशल मीडिया पर ही उन लोगों को जवाब दिया और कहा कि जल्द ही वो ऐसी वीआईपी परंपरा को खत्म करेंगे जिसमें पुलिसकर्मी सिर्फ सलामी देने के लिए घंटों इंतजार करते हैं। जनता से जोश के साथ मिलना, आत्मीयता से उन्हें गले लगाना और समस्या पर तत्काल संज्ञान लेते हुए समस्या का समाधान करना, झारखंड के सीएम हेमंत सोरेन की ये बातें उन्हें एक संवेदनशील सीएम के रूप में प्रस्तुत कर रही हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। तो चाईबासा सदर अस्पताल में 2 अनाथ बीमार बच्चियों को भोजन देने के मामले में मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के ट्वीट के बाद लापरवाही के आरोप में डीसी ने सहायक रसोइया को निलंबित कर दिया। वहीं दोनों बच्चियों के देखने खुद डीसी अरवा राजकमल अस्पताल पहुंच गए। खाने पीने के साथ गर्म कपड़े भी उपलब्ध कराए गए। दोनों बच्चियों की देखभाल अस्पताल के साथ एक महिला पुलिसकर्मी और चाइल्ड लाइन के पदाधिकारी कर रहे हैं। इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के माध्यम से जो सूचना हम लोगों को मिला है, सोशल मीडिया के माध्यम से, और जिसके लिए रिस्पॉन्सिबल जो रसोइया का जो स्टाफ है उनको तत्काल प्रभाव से निलंबित भी किया गया है। और माननीय मुख्यमंत्री जी भी इस बात को गंभीरता से लेते हुए उनका भी निर्देश हम लोगों को प्राप्त है और ट्वीट के माध्यम से मुख्यमंत्री जी ने निर्देश दिया है कि उस परिवार के लिए, स्पेशली जो बच्चियाँ हैं, उनको हर तरह का भोजन का हो या इलाज का हो या सुरक्षा का हो अच्छा इंतजाम होना चाहिए, कोई कमी नहीं होना चाहिए। और एक शर्मसार करने वाली खबर उत्तर प्रदेश के बुलंदशहर से। क्या आप सोच सकते हैं कि किसी गांव में बेटियों को खरीदने के लिए बाजार लगती है? शायद नहीं, लेकिन बुलंदशहर की पुलिस ने एक ऐसे रैकेट का खुलासा किया है जो गरीब बच्चियों को किसी दूसरे राज्य से अपने साथ लाता है और फिर इस मंडी में बोली लगाने के लिए उसे खड़ा कर देता है। और फिर शुरू हुआ घिनौना कारोबार। कभी शादी का झांसा, कभी नौकरी का लालच। दलालों का यही हथियार होता है।
दूर दराज की भोली भाली लड़कियों को इसी के नाम पर वो बहलाते हैं और गांव से इन्हें शहर लेकर आते हैं। बुलंदशहर में ऐसा ही मामला सामने आया है। समाज के कुछ नकाबपोश लोग एक नाबालिग लड़की की इज्जत की बोली लगा रहे थे। बेचने वाले इसी समाज के थे और खरीदने वाले भी इसी समाज के थे। लड़की सहमी हुई थी, उसे डर लग रहा था, वो समझ नहीं पा रही थी कि क्या करे। उसे तो नौकरी दिलाने के लिए वो लेकर आई थी, लेकिन बिठा दिया बुलंदशहर के बाजार में। ये झारखंड राज्य के रांची जनपद की एक किशोरी है जिसकी उम्र लगभग 16 वर्ष है। उसी के इलाके की एक महिला उसको वहाँ से ले आई, संभवतः खरीद फरोख्त करके लाई होगी, और उसे यहाँ खुर्जा नगर क्षेत्र में वो बेचना चाहती थी। उसको खरीदने वाले लोग एक मकान पे एकत्र थे। चेहरे देख लीजिए, ये वही लोग हैं जो एक नाबालिग की बोली लगाने के लिए जुटे थे। इस तस्वीर में काली जैकेट पहने दिख रहा ये शख्स जितेंद्र है, जिसकी उम्र 35 साल है। ये लड़की को खरीदने पहुंचा था। इनके साथ वो महिला भी थी जो नाबालिग लड़की को बेचने लाई थी। तस्वीर में दिखने वाले बाकी आरोपी भी उस मासूम को खरीदना चाहते थे। झारखंड के 15 इलाके से बिन मां की मजबूर और बेबस बेटी परेशान थी, लेकिन वो सौदेबाजों के कब्जे में थी। निकलने का उसके पास कोई रास्ता नहीं था। बुलंदशहर के अहमदगढ़ थाना इलाके के एक गांव में जब मासूम को जितेंद्र नाम के शख्स के हाथ में महज 75,000 रुपए में सौंपने की तैयारी चल रही थी, तभी पुलिस को इसकी भनक लग गई। पुलिस मौके पर पहुंची और वहां मौजूद 7 लोगों को गिरफ्तार कर लिया। स्थानीय पुलिस को जानकारी हुई तो इन सारे पूरे रैकेट को जो है गिरफ्तार किया गया। 2 महिलाओं सहित कुल 7 अभियुक्त गिरफ्तार किए गए हैं और गंभीर धारा में अभियोग पंजीकृत करके कार्रवाई की जा रही है। पुलिस ने पहले तो लड़की को मेडिकल जांच के लिए अस्पताल भेजा, फिर इन आरोपियों को थाने लेकर आई और पूछताछ में पता चला कि लड़कियों को बेचने का ये रैकेट बड़े पैमाने पर चल रहा था। नहीं, अभी उस धनराशि का खुलासा नहीं हो पाया क्योंकि वो बात चल रही थी, और यद्यपि बिक्री का जो काम था ये शादी के पर्पज से था, और संभवतः ये महिला इसी तरह से झारखंड राज्य से लड़कियों को लाके हरियाणा और पश्चिमी उत्तर प्रदेश में बेचती रही है। तो उस संबंध में हम और गहराई से छानबीन करा रहे हैं, लेकिन प्रथम दृष्टया जो बातें निकल के आई हैं वो यही है कि जो किशोरी लाई गई है उसकी माँ की मौत हो गई थी। सौतेली माँ ने एक महिला को उसको बेच दिया और वो महिला उसे लेकर के यहाँ आई थी। फिलहाल पुलिस ने लड़की को बचा लिया है, लेकिन पुलिस अब इस तफ्तीश में जुटी है कि कितनी बेटियां इस गिरोह के निशाने पर हैं और वो कौन कौन लोग हैं जो शादी के नाम पर लड़कियों को खरीदने के लिए ऐसी मंडियों में जाते हैं। न्यूज़ 18 के लिए बुलंदशहर से सैयद अली शरर की रिपोर्ट। लातेहार में चुनाव से पहले हुए पीसीआर वैन पर नक्सली हमले के मामले में पुलिस को एक बड़ी कामयाबी मिली है। पुलिस ने 7 नक्सलियों को गिरफ्तार किया है, जिनके पास से लेवी के 5 लाख रुपए, कैश, 3 बाइक और 40 कारतूस बरामद किए गए हैं। आपको बताएं कि 22 नवंबर को चंदवा के लुकुइया मोड़ के पास पीसीआर वैन पर नक्सलियों ने हमला किया था, जिसमें चंदवा थाने के एएसआई समेत 3 जवान शहीद हो गए थे। हुआ था, इसमें शामिल कुल 7 उग्रवादी संगठन के सदस्य और उनके जो सहयोगी है, जिनकी इस पूरे कांड में डायरेक्ट संलिप्तता है, उनको गिरफ्तार करने में लातेहार पुलिस को सफलता मिली है। इसमें बेसिकली जो 7 लोग गिरफ्तार हुए हैं, जो 7 उग्रवादी और उनके सहयोगी गिरफ्तार हुए हैं, उसमें मुख्य जो सहयोगी और साजिशकर्ता बैजनाथ गंजू, जो कि ग्राम लुकैया जामुनगढ़ा का रहने वाला है, उसके साथ कुंवर गंजू, राकेश गंजू, सुनील गंजू, फगुना गंजू, संजय गंजू और नरेश गंजू, ये कुल 7 जो है इसमें पुलिस ने गिरफ्तार किए हैं।
सरायकेला में नक्सलियों की बड़ी साजिश को पुलिस ने नाकाम किया है। चांडिल के काटजोड़ मुकला चुकोचा में सड़क किनारे प्लांट 5 किलोग्राम का आईडी बम बरामद किया गया। नक्सलियों पर पुलिस टीम को निशाना बनाने के लिए बम को प्लांट करने की आशंका है। बाद में बम निरोधक दस्ते के सहयोग से जब्त बम को डिफ्यूज किया गया। नक्सलियों की बड़ी योजना धराशायी हुई। 5 किलोग्राम का आईडी बम बरामद किया गया, जिसे डिफ्यूज किया गया है। बाद में निशाने पर पुलिस पार्टी थी, तो नक्सलियों की एक बड़ी साजिश नाकाम हुई है। राजस्थान के कोटा और गुजरात के राजकोट के बाद रांची के रिम्स में भी भयावह तस्वीर सामने आई है। रिम्स में एक साल में 1150 बच्चों और औसतन हर महीने 96 बच्चों की जान इलाज के दौरान गई है। सितंबर 124 बच्चों की मौत, अक्टूबर 117 बच्चों की मौत, नवंबर 104 बच्चों की मौत, दिसंबर 66 बच्चों की मौत। यह झारखंड के सबसे बड़े अस्पताल रिम्स की स्याह हकीकत है। यहां एक साल में 1150 और हर माह औसतन 96 बच्चों की जान इलाज के दौरान गई। न्यूनेटल वार्ड में जिगर के टुकड़ों का इलाज कराने आए परिजनों की उम्मीद टूटती जा रही है। कई महीनों से अस्पताल में भर्ती बच्चों की हालत में सुधार नहीं हो पा रहा। ऐसे में तमाम अभिभावक परेशान हैं। इलाज तो अभी नहीं हुआ है। हाँ, दवा सब देखे हैं डॉक्टर, लेकिन दवा सब अभी नहीं शुरू हुआ है जी। कभी तो डॉक्टर की बात में ये भी होता है कि ये कन्फ्यूजन में है, अभी तक तो क्लियर नहीं हो पाया कि इसको क्या बीमारी है। वैसा इसको प्राइवेट में पहले इलाज करा रहे थे। डॉक्टर यहाँ एक बार सुबह ही आता है, बाकी डॉक्टर नहीं। नर्स 2-3 बार आता है, एक बार शाम को आता है, 2-3 बार आता है। नर्स आता है, नर्स आके इंजेक्शन दे के जाता है। बाकी बच्चा तो जैसे के तैसे है, अभी तक तो रो ही रहा है। बच्चा देख रहे हैं आप लोग, सबके सामने ही रो रहा है। रिम्स के न्यूनेटल वार्ड में बच्चों की जान से खिलवाड़ हो रहा है। हकीकत यह है कि वार्ड में जीवन रक्षक उपकरण फड़े पड़े हैं, लेकिन प्लग की मामूली खराबी के चलते इनका उपयोग नहीं हो पाता और मासूम बच्चों की जान बचाना मुश्किल हो जाता है। वार्ड की नर्स ने पिछले माह ही अस्पताल के निदेशक को पत्र लिखकर इसकी जानकारी दी थी, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं दी गई। वहीं अस्पताल प्रशासन का अपना तर्क है। क्या है वो बहुत ज्यादा डिस्प्रपोर्शनेट नहीं है। अगर आप नेशनल रेशियो देखिएगा, कितने एडमिशन पर कितनी डेथ हुई, हम लोग भी कंपेयर करते हैं। इसका भी डाटा हम यहाँ NHM को देते हैं। एक रेगुलर प्रक्रिया है। यूनिसेफ थर्ड पार्टी इसकी मॉनिटरिंग हो रही है। अगर कोई अलार्मिंग बात होती तो थर्ड पार्टी भी हमको इन्फॉर्म करती है। झारखंड के सबसे बड़े अस्पताल रिम्स में बड़ी उम्मीद के साथ बीमार बच्चों को लेकर दूरदराज से परिजन पहुंचते हैं, लेकिन अस्पताल की लचर व्यवस्था के चलते उनकी उम्मीदें धराशायी हो जाती हैं। प्रेरणा, न्यूज़ 18, रांची।